हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत में कृषि के बारे में कि भारत में कृषि किस प्रकार से की जाती है और उसके लिए कौन कौन से चीज़ महत्वपूर्ण होते हैं और कृषि की भागीदारी जीडीपी में कब कितनी थी उसके बारे में, और कृषि से संबंधित किसानों को कितने भागों में बांटा गया है और उनके वो जो किसानी करते हैं या फिर फसल उगाते हैं उसे कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यानी कि ये जो हमारा भारत देश है इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि इसे कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ का 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पे आधारित है। यानी कि हमारा देश भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इसे कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो 55% जनसंख्या है वह प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आधारित है। यानी कि वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि में संलग्न हैं और कृषि से संबंधित कार्य करते हैं और उससे जो पैसा अर्न करते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर चलाते हैं। और इसी के कारण हम अपने भारत देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं। अब आइए आगे जानते हैं। 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% थी। यानी कि यह जो कृषि है इसकी भागीदारी जीडीपी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर हिंदी में बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि यह जो कृषि है इसकी सकल घरेलू उत्पाद में 1951 में इसकी भागीदारी 52% थी। यानी कि अगर बात की जाए कृषि की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 1951 में कितनी थी तो उसका आंसर होगा 52%। और आगे जानते हैं कि अगर समय आगे बढ़ा तो ये जो जीडीपी की भागीदारी है कृषि क्षेत्र में वह बढ़ता है या फिर घटता है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1951 के बाद बढ़ते हैं 2019 से 20 के बीच। यानी कि 2019 से 20 के बीच कृषि की भागीदारी जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ी है कि घटी है 1951 की अपेक्षा उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 से 21 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 17.8% हो गई। यानी कि यह पहले की अपेक्षा बहुत ही कम हो गई है। पहले था 52%, पहले 52% और उसके नीचे हम जब 2019 से 20 के बीच में आए हैं तो इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसकी कृषि में भागीदारी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और वह घट करके 17.8% पे आ गई है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं कि उसके बाद के समय में इस सकल घरेलू उत्पाद का कृषि क्षेत्र में फिर से इसकी भागीदारी बढ़ी है या फिर घटी है उसके बारे में। उसके आगे जब समय बढ़ता है और जब हम आते हैं यहाँ 2020 से 21 में, तो 2020 से 21 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 19.9% हो जाती है। यानी कि यह 2019 से 20 की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ी है। इस प्रकार से हम लोग अभी जाने कि भारत में कृषि की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में किस प्रकार बढ़ी है और किस प्रकार घटी है उसके बारे में। अब आइए आगे जानते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। यानी कि अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय निकालना होता है तो उसके लिए यहाँ के जो सरकार जो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग है वो यहाँ के अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का आकलन करते हैं और उसके बाद ही यहाँ के राष्ट्रीय आय के बारे में गणना करते हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र निम्न हैं। यानी कि यह निम्नवत है यानी कि नीचे की ओर है। अब आइए जानते हैं ये कौन कौन से हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। अब आइए जानते हैं कि यह जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन कौन से किस चीज़ से संबंधित कार्य आते हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र के नीचे आप लोग को ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा होगा कृषि। यानी कि यह जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कृषि आती है जिसमें खनन से संबंधित या फिर पशुपालन या फिर जो किसान लोग अपना जो फसल उगाते हैं उस सभी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आइए इसी प्रकार से जानते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ से संबंधित कार्य आते हैं उसके बारे में। आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत
आता है उद्योग, यानी कि अगर हम किसी फैक्ट्री से संबंधित कार्य करते हैं, उन सभी जो उस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उसे हम अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अब जानते हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था का सबसे विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि यह बहुत ही बड़ा है। सेवा क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब आइए थोड़ा सा आगे जानते हैं भारत की कृषि की निर्भरता, यानी कि भारत की जो कृषि है वह किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की कृषि निर्भर है। 55% कृषि मानसून पर निर्भर है, यानी कि यह जो भारत की कृषि है वह 2 तरीके की कृषि की जाती है यहाँ पे। इसमें यहाँ मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है उसकी 55% जो जनसंख्या कृषि करती है वह मानसून पे आधारित, यानी कि जब वर्षा होती है तभी उस प्रकार की खेती को हम कर सकते हैं। उस प्रकार की खेती भारत में 55% भूमि पे की जाती है और बच गया हमारा 45% भूमि, और जो 45% भूमि बचा है वह सिंचित है, यानी कि इस 45% भूमि पे हम लोग सिंचाई करके और खुद से ही फसल उगाते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग जाने भारत की कृषि पे निर्भरता, यानी कि भारतीय कृषि किन किन चीज़ों पे निर्भर है उसके बारे में। अब आइए जानते हैं कि भारतीय किसान के प्रकार, यानी कि कृषि करने के संबंध में, यानी कि किसान जो कृषि करते हैं उसके आधार पे भारतीय किसानों को कितने प्रकार के होते हैं या फिर इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 60 से 65% किसान खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि। यानी कि जो भारत के 60 से 65% किसान हैं वो खाद्यान्न फसल उगाते हैं, यानी कि जिन्हें वह उगाते हैं और स्वयं खाते हैं, यानी कि उससे उतना व्यापार ये सब नहीं हो पाता है। वो स्वयं उगाते हैं और उसे स्वयं खाते हैं, जैसे कि गेहूँ वह उगाते हैं और उसे स्वयं ही खा लेते हैं। उसके बाद चावल, मक्का ये सब हो गए जो खाद्यान्न फसलें हैं। इस प्रकार की फसल भारत के किसान जो 60 से 65% हैं वो किसान लोग इसे खाद्यान्न फसल को उगाते हैं, और जो बच गए 35 से 40% किसान वह वाणिज्यिक फसल उगाते हैं, जैसे कि तंबाकू, कपास और जूट। यानी कि ये जो फसलें हैं इनसे हम लोग व्यापार करते हैं। इनसे जो भी किसान इस वाणिज्यिक फसल को उगाते हैं और इस फसल को वो खाते नहीं है, यानी कि उससे व्यापार करते हैं। इस प्रकार से हम लोग भारत के किसान को कृषि पे आधारित होने के लिए 2 प्रकार से बांट दिए हैं, जिसमें जो किसान जो खाद्यान्न फसल उगाते हैं उसके आधार पे, और दूसरा जो वाणिज्यिक फसल उगाते हैं उसके आधार पे। और इस प्रकार से हम लोग जाने यहाँ पे भारत के किसान के प्रकार के बारे में। अब आगे जानते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल पर कृषि का वितरण, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल पे कृषि का वितरण किस प्रकार से होया हुआ है, यानी कि जो भारत की कृषि है उसे किस प्रकार से भारत के पूरे क्षेत्रफल पे विभाजित किया गया, यानी कि कितने प्रतिशत भूमि पे हम लोग कृषि करते हैं, कितने प्रतिशत भूमि जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, कितने प्रतिशत भूमि पर जो वन आच्छादित है, और कितने प्रतिशत भूमि जो बच गई वह चारागाह है, यानी कि पशुपालन के लिए छोड़ा गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल जनसंख्या 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आइए जानते हैं कि इस 32.87 लाख क्षेत्रफल पे हम लोग किस प्रकार से इसे बांटे हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसके 51% भूमि पे कृषि करते हैं हम लोग, 21% भूमि पे वन है, 24% भूमि बंजर पड़ी हुई है, और जो 4% भूमि बच गई वह चारागाह भूमि है। यानी कि भारत के 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर जो उसका क्षेत्रफल है उसमें से मात्र 51% भूमि पे ही हम लोग कृषि करते हैं। उसके बाद 21% जो भूमि है वह वन आच्छादित है, यानी कि वहाँ पे वन ही वन है, और उसके बाद 24% भूमि वह बंजर भूमि पड़ी हुई है, वहाँ पे ना ही हम लोग कृषि करते हैं और ना ही वहाँ पे वन है। और उसके बाद जो बच गया 4%, और उस 4% पे चारागाह है, यानी कि पशुपालन के लिए हम लोग जो पशु को खिलाते हैं उसके लिए वह चारागाह भूमि छोड़ा हुआ है।
अब इस प्रकार से हम लोग जाने अभी भारत के कुल क्षेत्रफल पे कृषि का वितरण यानी कि कृषि का बंटवारा किस प्रकार से है उसके बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से है उसके बारे में। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है यानी कि भारत का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। यानी कि जो भी फसलें होती है वह अपने जलवायु पे यानी कि हर फसल जो होती है वह अलग अलग जलवायु में उसका पैदावार होता है या फिर उसमें फसल लगाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। जैसे कि अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसे हम सर्दी के मौसम में उगाते हैं। और बात की जाए अगर धान की, धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा यानी कि इसमें मतलब कि बहुत अगर गर्मी के दिन में ही इसे हम उगाएं तो इसकी फसल अच्छी होगी। और जिस वक्त मानसून यानी कि गर्मी का मौसम तो होना ही चाहिए और वर्षा भी जिस वक्त होता रहता है उसी वक्त हम धान की फसल को उगा सकते हैं। अगर हम धान की फसल को सर्दी के ऋतु में अगर बो दें तो यह नहीं होता है। इस प्रकार से थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गेहूँ। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है इसलिए इसे सर्दी के ऋतु में ही उगाया जाता है यानी कि यह जलवायु पे निर्भर करता है। इसे अगर हम गर्मी के मौसम में बो दें तो भी यह नहीं हो पाएगा और अगर हम धान को सर्दी के मौसम में बो दें तो धान भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत के कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है यानी कि जलवायु के आधार पे योजना आयोग ने भारत को कुल 15 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। यह जो हमारा जलवायु भारत की जो जलवायु है भारत के जलवायु के आधार पे भारत के कृषि को जो हमारा ये योजना आयोग है वह उसे 15 क्षेत्रों में विभाजित किया है। और यहाँ पर जो योजना आयोग लिखा हुआ है इसे अब बदल दिया गया है और इस योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और यह जो नीति आयोग है यह भारत के कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। अब आइए जानते हैं कि इसके 15 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जिसमें पहला है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी कि जो हिमालय का क्षेत्र है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी हिमालय क्षेत्र यानी कि हिमालय का पूरब के तरफ का जो भाग है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तीसरा है निचला गंगेय मैदानी क्षेत्र यानी कि जो गंगा का मैदान है उसके सबसे निचला वाला जो भाग है उसके बारे में। उसके बाद मध्य गंगेय क्षेत्र यानी कि ये जो मध्य गंगेय क्षेत्र है इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, ये सब जो गंगा के मैदान के क्षेत्र में आते हैं जो मध्य गंगेय क्षेत्र हैं उसके बारे में। पांचवा है उच्च गंगेय क्षेत्र। छठा है गंगे पार मैदानी क्षेत्र यानी कि यह जो जहाँ पे गंगा के पार यानी कि जो दक्षिण भारत हो गया उसकी बात कर रहा है ये। उसके बाद सातवां है पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। आठवां है केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र यानी कि केंद्रीय यानी कि भारत का केंद्र यानी कि मध्य भारत का पठार तथा उसका पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद नौवां है पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। 10वां है दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। 11वां है पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद 12वां है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। 13वां है गुजरात मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। और 14वां है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। और 15वां है द्वीप क्षेत्र यानी कि द्वीप के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो क्षेत्र। यानी कि यह जो भारत के जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। और वह 15 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी हम लोग जाने। अब जो इसके बारे में भारत में जो कृषि होती है इसके बारे में जो भी जानकारी बच गई है उसे अब हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए, थोड़ी देर में अभी हम लोग उसे पढ़ते हैं। अब आइए बचे हुए भाग को पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं हैं यानी कि जो भारत की कृषि है जिसे करने में हमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। अब जानते थोड़ा सा उसमें मुख्य समस्याएं कौन कौन से हैं उसके बारे में। मानसून पे अत्यधिक निर्भरता यानी कि जब वर्षा होगी तो
फसल को उगाएंगे या फिर अपने से सिंचाई नहीं करेंगे जिसके कारण फसल ख़राब हो जाती है, ये भी एक प्रकार की समस्या ही है। उसका दूसरा है कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, यानी कि कृषि का अशिक्षित यानी कि बहुत व्यक्ति कृषि करते हैं लेकिन वह अशिक्षित होते हैं और वह पुराने ढंग से ही खेती करते हैं। वो अच्छे प्रकार के बीज को प्रयोग में नहीं लाते हैं जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती है। अब तीसरा देखते हैं कृषि जोतों का छोटा आकार, यानी कि किसी भी भूमि का जो बड़ा क्षेत्र होता है वो नहीं। यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास खेती करने के लिए भूमि बहुत छोटी छोटी होती है। अब चौथा देखते हैं बीज का निम्न गुणवत्ता, यानी कि जो बीज होते हैं उसके निम्न गुणवत्ता, यानी कि जो बीज होते हैं वो अच्छे प्रकार के बीज नहीं होते हैं जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती है। अगर हम अच्छे प्रकार के फसल को उच्च प्रकार के बीजों को प्रयोग में नहीं लाएंगे तो वो फसल अच्छी नहीं हो पाती है। और यहाँ पे निम्न प्रकार के जो बीज होते हैं उसी को हम लोग प्रयोग में ले आते हैं जिसके कारण फसल की अच्छी उपज नहीं हो पाती है। उसके बाद पांचवा समस्या को देखते हैं जो है भंडारण की पर्याप्त सुविधा, यानी कि भारत में जो भंडारण की फसलों के जो भंडारण है उसकी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण हम फसलों का भंडारण अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते हैं और जो हमारे पास जो अनाज उपस्थित होते हैं वो अनाज लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने के कारण सड़ गल कर ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि भारत के कृषि के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें 5 यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रमुख समस्याएं हैं। आप जानते हैं इन 5 समस्याओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। जैसा कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि मानसून का जुआ, यानी कि जब वर्षा हुई तो फसल अच्छी हुई, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है, यानी कि भारत की जो किसान है वह बहुत सारे किसान अशिक्षित हैं और वह पुराने तरीके से ही खेती करते हैं जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती है। अब आगे लिखा हुआ है भारत के 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, यानी कि जो भारत में बहुत सारे किसान हैं लेकिन उनमें से जो 2/3 किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है जिस पे वो लोग अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं जिसके कारण फसल की अच्छी उपज नहीं हो पाती है। अब आगे जानते हैं भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता वाली बीज को प्रयोग में लाया जाता है जिसके कारण पैदावार बहुत कम होती है। यानी कि जो भारत में जो कृषि होती है उसमें अधिकांशतः किसान ऐसे करते हैं जो निम्न प्रकार की जो बीज होते हैं उसे उपयोग में लाते हैं और उसे बोते हैं जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती है और इसकी जो फसल का जो पैदावार है वह बहुत ही घट जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है। भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण यहाँ की बहुत अनाज सड़ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि भंडारण की पर्याप्त सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण बहुत सारे जो अनाज होते हैं उसकी भंडारण नहीं हो पाने के कारण वह एक ही स्थान पे रह कर सड़गल कर ख़त्म हो जाता है। और इस प्रकार से अभी हम लोग जाने भारतीय कृषि के सामने जो समस्याएँ आती हैं उसके बारे में। अब आगे जानते हैं ऋतुओं के आधार पे फसलों का वर्गीकरण, यानी कि जो मौसम है उसके आधार पे हम लोग फसलों को कितने वर्गों में बांटते हैं उसके बारे में। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है ऋतुओं के आधार पे फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब जानते हैं कि ये 3 फसल कौन कौन से हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें पहला है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद की फसल। अब हम लोग ये जो फसल 3 प्रकार के होते हैं उसके बारे में विस्तार से जानते हैं जिसमें पहला है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद की फसल। अभी हम लोग जानेंगे फिलहाल रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल शीत ऋतु में की फसल है, यानी कि यह जो रबी की फसल है इसे हम ठंडी के मौसम में उगाते हैं या फिर इसे बोते हैं। इस फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है, यानी कि यह जो रबी की फसल है इसकी बुआई हम लोग अक्टूबर से नवंबर के महीने में करते हैं और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में कर लेते हैं। रबी की फसल का बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच करते हैं और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल में कर लेते हैं। और यह जो रबी की फसल है इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। और इस प्रकार से अभी हम लोग जाने रबी की फसल के बारे में। अब दूसरा जानते हैं जो है खरीफ की फसल। लिखा हुआ है यहाँ पे खरीफ की फसल के बारे में। यह मुख्य रूप से मानसून
मानसून ऋतु की फसल है, यानी कि यह जो खरीफ की फसल है मानसून ऋतु की फसल है, यानी कि वर्षा होती है। इसे हम आम भाषा में कह सकते हैं जो खरीफ की फसल है यह मानसून जब होता है तभी इस फसल को हम उगाते हैं। इस फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, यानी कि यह जो खरीफ की फसल है इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं और इसकी कटाई हम लोग नवंबर दिसंबर में कर लेते हैं। ये जो रबी की फसल थी इसकी बुआई हम लोग अक्टूबर नवंबर माह में करते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे। और उसके बाद यह जो खरीफ की फसल है इसकी बुआई हम लोग जून जुलाई में करते हैं और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो रबी की फसल है इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं उसके बारे में। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो रबी की फसल है इसमें हम किस किस प्रकार के फसलों को उगाते हैं या फिर उसका उत्पादन करते हैं। इसके अंतर्गत आता है गेहूँ, आलू, चना, मटर, सरसों, जौ आदि इसके उदाहरण हैं। यानी कि यह जो रबी की फसल है इसके जो समय होते हैं, यानी कि रबी की फसल के समय हम लोग गेहूँ, आलू, चना, मटर, बाजरा, जौ इत्यादि जो फसलें हैं उसे बोते हैं। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा जानते हैं कि खरीफ फसल को वो कौन कौन से हैं और उसे हम खरीफ की फसल में बोते हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है धान, बाजरा, गन्ना, कपास, जूट इत्यादि। यानी कि खरीफ की फसल का उदाहरण है धान, बाजरा, गन्ना, जूट, कपास इत्यादि। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने ऋतु के दो फसलों के बारे में। जो है ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें अभी हम लोग 2 के बारे में जाने हैं। जिसमें पहला था रबी की फसल और दूसरा ये खरीफ की फसल। और अभी हम लोग जानेंगे जायद की फसल के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है जायद फसल। यह रबी एवं खरीफ के बीच में सूखे मौसम में उगाया जाता है। यानी कि यह जो जायद फसल है जब हम लोग रबी की फसल को बोते हैं और खरीफ की फसल को बोते हैं तो उन दोनों फसलों के बीच जो सूखे वाले मौसम आते हैं, यानी कि जिसमें सूखा सा रहता है, यानी कि जिसमें वर्षा नहीं होती है, वो जो समय आता है उसमें हम लोग जायद की फसल को उगाते हैं। और इसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है उसके बारे में जानते हैं। इसकी बुआई मार्च में होती है और इसकी कटाई जून में हो जाती है। यानी कि यह जो जायद की फसल है इसकी बुआई हम लोग मार्च के महीने में करते हैं और इसकी कटाई जून में कर लेते हैं। यानी कि मार्च में बोते हैं और जून में इसे काट लेते हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा कि इसके प्रमुख फसल कौन कौन से हैं उसके बारे में। ये जो जायद की फसल है इसके अंतर्गत आता है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। अभी इस प्रकार से हम लोग जाने ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जो 3 प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया था, जिसमें पहला था रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद की फसल। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कृषि के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला है फसल चक्र। इस कृषि के प्रकार को हम लोग कई वर्गों में वर्गीकृत किए हैं, लेकिन अभी ये वीडियो लंबा हो जाने के कारण अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही प्रकार के बारे में बताऊंगी और जो बच गए हैं इसके प्रकार उसके प्रकार के बारे में ये भारत में जो कृषि है इसके पार्ट 2 में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अभी हम लोग सिर्फ इसके एक पार्ट के बारे में जानते हैं जो है फसल चक्र। भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल कर फसल प्राप्त करने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। यानी कि यह जो फसल चक्र है इसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर से। भूमि के किसी भाग से, यानी कि जो भूमि का कोई टुकड़ा होता है उसमें अगर योजनाबद्ध रूप से हम लोग बार फसल को उगाते हैं, बदल कर फसल को उगाते हैं और उससे जो फसल प्राप्त होती है यानी उसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। और इस प्रकार से जो फसल उगाते हैं अगर हम इस प्रकार से बार फसल को उगाते रहें तो वहाँ पर की जो मृदा है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। अब इस प्रकार से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।